अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। अब से कुछ ही देर में मोदी 3.0 का आम बजट पेश होगा। आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश होगा। इस दौरान मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 का यह पहला पूर्ण बजट होने वाला है। बजट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में मौजूद रहेंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली है, जिसके साथ ही वो नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी, यानी अब से कुछ ही देर में मोदी 3.0 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट होने वाला है। ये बजट इसलिए भी खास और विशेष क्योंकि तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला बजट और अगले 5 साल जो रोड मैप रहने वाला है, उस रोड मैप को ये बजट साधेगा। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 11 बजे ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर पेश करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि 10:30 बजे के करीब बजट पेश होने से पहले 10:30 बजे के करीब कैबिनेट के सामने ये बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 11 बजे के करीब निर्मला सीतारमण बजट को सदन में रखेंगी। तो आज देश का जो वित्त वर्ष 2024-25 का पहला आम बजट है वो पेश होगा। आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होने वाला है और यही वजह है कि इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। बजट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में मौजूद रहेंगे। हालांकि बीते दिन हमने देखा मॉनसून सत्र के दौरान किस तरह से विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। ऐसे में आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिसके साथ ही ये 7वीं बार होगा जब निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड भी बनाएंगी। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी 10:30 बजे के करीब। कैबिनेट के सामने इस बजट को रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश होगा। ऐसे में सभी की निगाहें इस बजट पर, क्योंकि जो अगले 5 साल का जो रोड मैप होने वाला है वो ये बजट सेट करेगा। तो आज आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए बजट पेश होगा। इस दौरान मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ चर्चा पे जुड़ गए हैं मोहित गुप्ता जी, सीए हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मोहित जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नमस्कार जी। तो आज मोहित जी मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होने वाला है। सभी की निगाहें इस बजट पर, क्योंकि अगले 5 साल का जो कार्यकाल है या अगले जो 5 साल होने वाले उसका जो रोड मैप है ये वो बजट सेट कर देगा। क्या अगर जनता की बात करें, क्या कुछ उम्मीदें जनता इस बजट से लगा सकती है? देखिए जी, जैसा कि आपने कहा, ये मोदी 3.0 का सबसे पहला फुल बजट है। इससे पहले जो बजट आया था वो एक इंटरिम बजट था, जो सरकार इलेक्शन में जाने से पहले उन्होंने दिया था। हमारी उस टाइम फरवरी के महीने में भी सरकार से बहुत महत्वाकांक्षाएं थी, बट क्योंकि वो एक पॉपुलिस्ट और एक इलेक्शन बजट था तो उसमें वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये उनका 7वां बजट है जी। तो आप ये समझ सकती हैं कि वो कितनी मजी हुई खिलाड़ी हैं जब आता है कि पॉलिसी ड्राफ्टिंग को देखा जाए। और वैसे भी मोदी जी के नेतृत्व में वो अपना 7वां बजट प्रस्तुत करेंगी, तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और भी ज्यादा हो जाती है।
जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग है इस देश का, उसकी जो एकांक्षा है, वो हर कोई यही चाहेगा कि भाई हमारा जो टैक्स है, हमें टैक्स में ज्यादा से ज्यादा रियायत मिले। वो रियायत कैसे दी जा सकती है? या तो वित्त मंत्री जी अपने जो इनकम टैक्स स्लैब रेट होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन करें, या एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी जिसको 2019 में 50,000 रुपए का वो बताया गया था, उसमें कुछ बदलाव करें ताकि एक आम आदमी की जेब में थोड़ा पैसा दिया जा सके। बिल्कुल मोहित जी, जिस तरह से आपने समझाया कि क्योंकि इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये चीज दोहराई थी और इस बात पर जोर भी दिया था कि देश आगे तभी बढ़ सकता है जब जो मिडिल क्लास वर्ग जो है वो मजबूत हो। तो ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष हमेशा से हमने देखा महंगाई को एक मुद्दा बनाता है, यहां पर मिडिल क्लास को कैसे मजबूत किया जाए? गरीबों को तो मजबूत करना ही है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन पर तो फोकस है ही, लेकिन मिडिल क्लास को कैसे मजबूती मिले? जैसा कि ये है कि मिडिल क्लास की बात हो रही है, तो मिडिल क्लास के जो आया वर्ग है उनको रिलीफ देने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है इनकम टैक्स स्लैब। जो ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम है, उन दोनों में 3 अप टू 3 लाख रुपीज देयर इज नो टैक्स, उसमें कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे 10%, और ऐसे हर 3 लाख पे 5% भरता जाता है। अब सरकार की अपेक्षा है कि वही लोगों की जेबों में ज्यादा से ज्यादा रुपया छोड़ा जाए, तो सरकार को ये मद्देनजर रखते हुए बदलाव की जरूरत है। या तो निर्मला सीतारमण जी इस पूरे उसको संग्रहण देते हुए लोगों को कुछ टैक्स में रियायत दे सकती हैं, या फिर जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कुछ जैसे पहले 80C की डिडक्शन होती थी जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट दिया जाता था, एक 80D की डिडक्शन थी जिसमें अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। बट ये जब से न्यू रिजीम आई थी ये सारी डिडक्शन हट गई थी और उन्होंने बोला कि इररिस्पेक्टिव आपको हम 50,000 रुपए की छूट देंगे। तो मेरा मानना है, और जहां तक मुझे लगता है, कि वित्त मंत्री हम मिडिल क्लास लोगों की दुहाई पक्का सुनेंगी और हमें कहीं ना कहीं जाकर रिलीफ पक्का मिलेगा। जी ठीक है मोहित जी, लेकिन जिस तरह से भी आपने भी कहा कि निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट होने वाला है, 7वीं बार वो बजट पेश करेंगी। इससे पहले 6 बार वो कर चुकी हैं और इसके साथ ही वो नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। लेकिन मोहित जी, यहाँ पर ये समझना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले 6 बजट से ये 7वां बजट कितना ज्यादा अलग हो सकता है, कितना ज्यादा अलग ये यहाँ पर कितनी वैरायटी है जनता को दे सकता है, और जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ खास, क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ अहम? देखिए जी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत को 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो भी कुछ आने वाले सालों में, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि देश को ना केवल मिडिल क्लास को, बल्कि अगर आप देखें तो एक हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी रिक्वायरमेंट है बदलाव की। तो जो MSME, जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, आज उनको भी रिलीफ की आवश्यकता है। वो भी चाहते हैं कि हमें टैक्स में रियायत मिले। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने पहले बोला था कि मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा मानना ये है कि निर्मला सीतारमण जी इकोनॉमी की बैकबोन जो मानी जाती है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, उन्हें भी टैक्स में छूट देगी, ताकि उस टैक्स छूट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उस जनरेशन से लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, जिसके कारण वो पैसा फिर से इकोनॉमी में आएगा और एक सर्कुलेशन, एक चक्का घूमेगा। बिल्कुल, यानी अब की बार MSME सेक्टर हो या फिर जिस तरह से हमने अभी बात करी कि जो मिडिल क्लास वर्ग है उसके लिए इस बजट में काफी कुछ हो सकता है। मोहित जी, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ अभिषेक त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। अभिषेक त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद आपका जी। अभिषेक जी, क्योंकि आज जो है मोदी 3.0 का जो पहला बजट है, पहला पूर्ण बजट, फुल बजट पेश होगा। आज के इस बजट पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस बजट में आपके जितना आप समझ पा रहे हैं क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, खास जो इसमें मुझे अभी अटकलें लग रही हैं और जिस पर पिछले काफी 6 महीने से सरकार वर्कआउट भी कर रही थी, और अभी मोहित जी ने भी, मैं सुन रहा था, उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की बहुत अच्छे से कि सरकार जो है वो कंप्लीट ओवरहॉलिंग करना चाहती है, एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की, एक टैक्सेशन स्ट्रक्चर की, और साथ में उसे बैलेंस भी करना है
साथ में जो सोशल नीड्स हैं, और जब मैं सोशल नीड्स की बात करता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, उसमें एम्प्लॉयमेंट आ गया है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें। और बिल्कुल ये चीज हमने कोविड में भी देखी कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर यहां पर जो है सरकार को काफी ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, ताकि आगे फ्यूचर प्लान अगर हम देखें उसके लिए हम एक बेटर वर्ल्ड या फिर एक बेटर अपना जो देश है वो बिल्डअप कर सके। लेकिन त्यागी जी, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे, इससे पहले भी हमने देखा था लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि 2047 तक हमें भारत को जो है विकसित करना है। उस कड़ी में, उस रोड मैप को अगर देखें, आज का ये बजट किस तरह से महत्वपूर्ण, ताकि वो जो हमने फ्यूचर गोल रखा है उसको हम एक तरह से अचीव कर पाए। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि भविष्य की नींव टिकी रहती है आधार पर। जितना आधार मजबूत होगा उतना भविष्य अच्छा होगा। और आधार हमारे देश में या किसी भी देश में वहां की आधारभूत संरचना होती है, जो कि वहां के रोजगार में, जो कि वहां की कर प्रणाली में, वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं में। जिस तरह से मैं इस चीज को एक हाईलाइट जरूर करूंगा, जिस तरह से इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था कुछ समय पर पहले, तो उस समय पर सरकार का एक फर्ज यह भी बनता है कि वह सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को, जिसे कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसके लिए वो प्राइवेट अस्पतालों के धक्के खाता है, उससे उन्हीं सरकारी सेवाओं पर वो सब्सिडियां दे या फिर किसी भी तरह की रियायत दे, जिससे कि एक आम आदमी को कहीं ना कहीं ये सिर्फ चुनावी वादों तक न रह जाए कि चुनाव आए तो पेट्रोल और सीएनजी के दाम नहीं बढ़ने दिए, या चुनाव आए तो आपने दाम कम कर लिए। ये उस तरह से ना हो। इसे विद इन द टाइम फ्रेमवर्क उसे कॉन्टिन्यूसली उस पर ध्यान रखा जाए, ना कि किसी एजेंडे में पढ़कर आप इकोनॉमी के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। बिल्कुल, और यही वजह है कि विपक्ष कई बार इन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरता हुआ भी आया है। मोहित जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम लगातार यही चीज हमने देखी भी थी लोकसभा चुनाव के दौरान भी, उसके बाद भी कंटिन्यूअस, कि विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, इन दो मुद्दों को काफी ज्यादा जो है उछाला था। अगर हम बेरोजगारी की बात करें, क्या अब की बार इस बजट में रोजगार के तरफ हमें कुछ दिख सकता है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए? हाँ जी, जरूर। देखिए, जो देखिए जी, आज रोजगार पैदा करने के एवेन्यूज कैसे बनेंगे? अगर भारत सरकार इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी, उन्हें रियायत देगी, चाहे वो टैक्स में छूट हो। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इनकम टैक्स का रेट जो कॉर्पोरेट के लिए है वो 25% है। अगर उसको घटा के 18 या 20% पे लाया जाए तो इंडस्ट्री के पास भी इंसेंटिव होगा कि वो नए प्लांट लगाएं, नए उद्योग पैदा करें, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये एक बहुत जरूरी विषय है जिसपे प्लस जो इंडस्ट्री को और प्रमोट करने के लिए तो जो जीएसटी है, जीएसटी के अंदर जो हमारे 4 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, इसमें कुछ रैशनलाइजेशन करें। इंपोर्ट ड्यूटी पे रॉ मटेरियल को चीप करने के लिए अगर उधर कुछ उस क्षेत्र में कुछ सरकार कुछ रियायत दे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। और इस सबका प्रमाण जॉब, जैसे कि आपने बताया कि जो विपक्ष है जो हमेशा सरकार को घेरती आई है, इस बार विपक्ष भी बहुत स्ट्रांग हुई है पिछले सालों जी, बिल्कुल। 10 सालों के बाद ये पहली बार है जब नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है और विपक्ष अब की बार काफी मजबूत स्थिति में है, और यही वजह है कि लगातार घेरा भी जा रहा है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये जरूरी भी है एक लोकतंत्र के लिए कि दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों एक हेल्दी कंपटीशन रखे, ताकि एक आम आदमी की आवाज सरकार तक पहुंची जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये एनडीए का जो गठबंधन बना है, जिसको मोदी 3.0 बोल रहे हैं, ये एक मोदी जी का एक नया अवतार है। जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि विकसित भारत की तरफ हमें बढ़ना है, तो अगर वो रोड जाए तो आज के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें कुछ बड़े निर्णय और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसा कि आप जानती हैं कि मोदी सरकार जानी जाती है अपने ठोस कदमों के लिए, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर वित्त मंत्री कुछ
कुछ बड़ा इस बजट में, बिल्कुल। और यही वजह सबकी निगाहें आज के इस बजट पर। अभिषेक जी, ये भी आपसे समझेंगे जिस तरह से, हालांकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ चढ़कर मोदी सरकार ने इस बात को कहा था कि हमने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हम भारत को ले आए हैं, जो कि अपने आप में भले ही एक अचीवमेंट हो। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प भी लिया था कि आगे हमारा लक्ष्य होगा कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया को बनाना। लेकिन कैसे वो अचीव होगा? सवाल ये भी कि चाहे 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, लेकिन वो तब तक हमारा जीडीपी चाहे कितना ज्यादा हो, 5वीं बड़ी इकोनॉमी हम बन गए हो, लेकिन तब तक आम जनता को उसका फायदा नहीं होगा जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जो कि अभी के समय में इंडिया में काफी ज्यादा कम है। अभिषेक जी। बिल्कुल बहुत सही ये मुद्दा आपने हाईलाइट किया है, क्योंकि स्थिति इस समय इतनी खराब है रोजगार की इस देश में। एक मध्यस्थ होते हुए भी इस बात को मैं कहूंगा कि स्थिति इतनी खराब है रोजगार की। क्यों? क्योंकि देखिए, रोजगार सृजित होता है इंडस्ट्री से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जब इकाइयां लगाई जाती हैं पूंजीपतियों द्वारा, या फिर सरकार और पूंजीपति दोनों की मदद से, या हम कह सकते हैं एमएसएमई की मदद से, उससे व्यापार बढ़ता है। लेकिन वो चीजें गवर्नमेंट में अभी भी पैरोकियलिज्म जो है वो विद्यमान है, जिसे हम कहते हैं रेड टेपिज्म, दफ्तरशाही। जब तक वो चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक मेरा ये मानना है कि संपूर्ण तरह से हम उस स्थिति, उस विजन को नहीं पा सकते जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट किया है। और उसके लिए सबसे पहला जरूरी है, हर ये छोटी मोटी बीमारियां जो अर्थव्यवस्था में आ रही है, जिसे मोदी जी ने अभी हाईलाइट किया है, उन सारी चीजों को रूट आउट करना, तब कहीं जाकर वो जो मिशन 47 है वो कहीं कंप्लीट होने की शुरुआत हो पाएगी। वरना तो वही ढाक के 3 पास, ये समझ लीजिए कि बजट कुछ और, प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, और बिल्कुल, और धरातल पर उसका कुछ भी रिजल्ट नजर ना आए, आम आदमी को उसका कुछ भी फायदा ना हो। लेकिन अभिषेक जी, बात यह भी कि जिस तरह से चाहे हम कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम बढ़े, लेकिन सवाल यही बढ़ेगा कैसे? जैसे हमने कहा कि हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर भारत की बात करें, हमारे देश की 60 to 70% ऑफ जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पर निर्भर हैं, और कुछ लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर और कुछ लोग सर्विस सेक्टर। अगर हमें ग्रो करना है, एज एन इकोनॉमी आगे बढ़ना, किस सेक्टर पर डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा हो, किस सेक्टर पर खर्च सबसे ज्यादा हो, और किस सेक्टर पर सरकार जो है इन्वेस्ट सबसे ज्यादा करे, ताकि जो गोल हम अचीव करना चाह रहे हैं, जो लक्ष्य हम अचीव करना चाह रहे हैं, वो अचीव हो सके। देखिए, अगर मैं बहुत श्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों की मानूं तो विशेष तौर से अगर स्थिति ऐसी बनती है जहां पर कि रोजगार नहीं है और महंगाई चरम सीमा पर है, और किसी भी तरह से जो औद्योगिक इकाइयां हैं, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, उन्हें भी किसी तरह की रियायत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस एक सिनेरियो में सबसे पहले सरकार का यह फर्ज बनता है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज हैं जिसे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वहां उन्हें अपना जो एड है या अपना जो बजट का जो पैसे को घुमाव करना है, सबसे पहले उन्हें वहां करना है, ये समझ लीजिए। दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है। एक आम आदमी जो 2 व्हीलर पर चलता है, 4 व्हीलर पर चलता है, अगर उसे वहां रियायत नहीं मिलेगी तो समझ लीजिए वो ऑफिस नहीं जा पाएगा। तीसरी सबसे बड़ी जो मुख्य बात है कि जो आम आदमी को कर देने की जो इनकी स्थिति है, उसमें और रिलैक्सेशन किया जाए और उसे और आम आदमी तक उसकी पहुंच को बढ़ाया जाए। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर आज भी एक आम आदमी एक बैंक में एमएसएमई रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी लोन लेने के लिए जाता है, तो ये समझ लीजिए कि उसका लोन जब तक नहीं हो सकता, या तो जब तक वो किसी नेटवर्क के थ्रू न जाए या जब तक किसी प्रभाव के थ्रू न जाए। तो ये सारी जो दफ्तरशाही है, ये सरकारी नौकरी का जो तंत्र है, इसे जब तक नहीं खत्म किया जाएगा, ये बहुत बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है इस देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति में। बिल्कुल, यानी चैलेंजेस जो है काफी सारे हैं और लक्ष्य काफी बड़ा है, तो उसके लिए कदम भी हमें काफी बड़े यहाँ पर उठाने की जरूरत। मोहित जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने मेक इन इंडिया की बात करी, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, वोकल फॉर लोकल की बात करें, जिस तरह से हमने अभी हाल ही में देखा था पीएम मोदी ने एक और चीज चलाई यहाँ पर, वेड इन इंडिया, तो किस तरह से चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, किस तरह से भारत को मजबूत बनाने में कड़ी दर कड़ी जो है एक स्टेपिंग स्टोन की तरह मदद कर रहे हैं?
देखिए जी, आप जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस चीज की इम्पोर्टेंस समझते हैं कि जो भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, पहला तो है किसान, अब दूसरा जो है वो है मिडिल क्लास, जो सबसे ज्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि जो मिडिल क्लास है आज वो सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, वो चाहता है कि उसके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज मिले, मेडिकल फैसिलिटीज मिले, अच्छे एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल खुले जहाँ पे इलाज हो, अच्छा इलाज मिल सके, सस्ते दामों पे मिल सके, उसको ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। जो आज रोडों की हालत है, परिवर्तन तो आया है जो देखने को नजर आता है, बट अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, फिर बात की जाए ईवी, जो जैसा कि हमने देखा कि अब जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ ज्यादा देखा जाए, जैसे सोलर एनर्जी। जी बिल्कुल, अभी जैसे सौर ऊर्जा की बात यहाँ पर सामने आई थी, उस पर सब्सिडी देने की पहले भी बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन सब मुद्दों पे नजर डालते हुए कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं, तो जीएसटी जो एक हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में लगाया जाता है, उसमें क्या हमें छूट दे पाएंगी? क्या उनके पास इतना बैंडविड्थ है, फिस्कल डेफिसिट में इतनी स्ट्रेंथ है, जो उनका जो भई खाता है, क्या उसमें इतनी रियायत है कि वो एक बैलेंस बजट लाया जा सके कि जो लोगों के हित में हो और जो केवल जुमले ना हो और वो हकीकत में लोगों की मदद कर सके। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर सख्त निर्णय और सख्त कदम लेने की जरूरत। लेकिन जिस तरह से हम लगातार ये कह रहे हैं कि एक तरफ मोहित जी बात आ रही है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज देना है, दूसरी तरफ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करनी है, राशि में बढ़ोतरी करनी है, यहाँ पर बेरोजगारी को भी कंट्रोल करना है, महंगाई को भी कंट्रोल करना है। तो चैलेंजेस जो है, चुनौतियां बहुत सारी, और कैसे उनसे निपटा जाए, पार कैसे पाया जा सके, उस पर आज सभी की निगाहें। मोहित जी देखिए जी, ये तो थोड़ा राजनीतिक सवाल हो गया कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल पैकेज देने की बात थी, पर जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी इन सब चीजों पर प्रभावित नहीं होते। उन्होंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर नहीं है कि स्पेशल पैकेजेस दिए जाएं, तो वो जो सवाल था कि बिहार या आसाम या जो भी, ये सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, एक बार अभिषेक जी से भी समझना चाहेंगे। अभिषेक जी, किस तरह से पार पाया जाएगा चुनौतियों से, क्योंकि एक तरफ स्पेशल पैकेज की बात चल रही है, आंध्र प्रदेश बिहार के लिए लगातार मांगे उठ रही हैं, दूसरी तरफ किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी करनी है, किसानों को भी देखना है, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया था, विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे पर घिरता है, और आने वाले समय में इसी साल के अंत में हरियाणा में चुनाव है, कई सारे और राज्यों में चुनाव है, तो कई सारी चुनौतियां यहां पर मोदी सरकार के सामने है। कैसे निपटा जाएगा, कैसे पार पाया जाएगा? ठीक है, शायद अभिषेक जी की तरफ से ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उनके साथ उनकी पूरी टीम मौजूद थी। अब से कुछ ही देर में, थोड़ा और इंतजार, 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसके साथ ही ये उनका 7वां बजट होगा। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू से मिली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 10:30 बजे का समय था। कैबिनेट के सामने बजट रखा जाएगा, कैबिनेट की मोहर के बाद पेश किया जाएगा बजट। 11 बजे का समय। मोहित जी, अगर आज के इस पूरे कार्यक्रम को समझे, बजट पेश होना है, सभी की निगाहें इस बजट पर, लेकिन लगातार जिस तरह से हम कह रहे थे, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार जो युवा है उनके लिए, और जो मिडिल क्लास है उनके लिए, क्या कुछ इस बजट में हमें अब की बार दिख सकता है? क्योंकि थोड़ा सा और समय बचा है, 11 बजे का समय है, उसके बाद बजट पेश होगा। देखिए जी, अभी जैसा कि आपने बोला कि थोड़ी ही देर में, आधे घंटे में निर्मला सीतारमण जी अपना पटारा खोलेंगी, जिससे लोगों को बहुत सारी महत्वाकांक्षा है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे जो भी। आज भारत देश की 140 करोड़ की जनता, सबकी आंखें निर्मला सीतारमण जी की तरफ। लेकिन विपक्ष लगातार यही बोलता है कि जितने भी बजट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, क्योंकि ये चीज हमने देखी भी है मोहित जी, कि ये स्टैंड जो है बहुत पहले से ही पीएम मोदी ने क्लियर करा था कि हम ज्यादा फ्रीबीज देने वाली सरकार नहीं है, हम ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां देने वाली नहीं, हम ऐसी पॉलिसीज लाते हैं जिन पॉलिसीज से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा जा सके।
बिल्कुल सही। आप देखेंगे पिछले 10 साल में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे अगर मैं आपको गिनाऊं, इसमें से जीएसटी लॉ जो सबसे बड़ा परिवर्तन था, जीएसटी लॉ का लाना, जिससे कि हमारा जो वाइट का मनी था वो इंक्रीज हुआ, और जो पहले टैक्स लीकेजेस थी उन्हें प्लग किया गया, तो अब सिस्टम में पैसा आया, जिसके कारण। फिर बात करी जाए फेसलेस, अगर डायरेक्ट टैक्स की तरफ बात करी जाए तो फेसलेस असेसमेंट ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है कि आपका ऑफिसर के साथ कोई वार्तालाप ही नहीं है, ऑल थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। तो ये ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल डिजिटल इंडिया की बात करें, एक बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बड़ा रिफॉर्म उससे देखने को मिला। यहां तक कि आज विश्व भर में भारत की इस चीज को लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस तरह से छोटे से छोटा एक व्यक्ति भारत में करता है, काफी ज्यादा जो है तारीफ यहां पर होती है। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से मेरा आपसे पहले भी सवाल था कि एक तरफ स्पेशल पैकेज की मांग आंध्र प्रदेश और बिहार की तरफ से, दूसरी तरफ जिस तरह से किसानों के लिए यहां पर कुछ बड़ा करना है, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की बात हो रही है, मिडिल क्लास जो वर्ग है उसे टैक्स में राहत देने की बात आ रही है। किस तरह से, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी है और कहां से आएगा पैसा, सवाल ये किस तरह से जो है राहत दी जाएगी, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी, कैसे पार पाया जाएगा? मैं उसी आपके इस एक तथ्य को ही मैं रेखांकित करना चाहूंगा और बहुत अच्छे से रेखांकित करूंगा। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, मजबूत राजनीति ही आधार होती है एक मजबूत अर्थव्यवस्था का, सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से एक ये आफ्टर इलेक्शन इन्होंने एक अलायंस बनाया है, नॉट द प्री पूल अलायंस, और वो इन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए बनाया है। और यही वजह है अभिषेक जी, क्योंकि सरकार उतनी मजबूत स्थिति में इस वक्त नहीं है, तो उसके बाद किस तरह से चुनौतियों से निपटा जाए? चुनौती से बात ये, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही क्यों स्पेशल पैकेज की डिमांड की जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश नहीं है? आज मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो इससे पिटा हुआ, इससे बकवास माध्यमिक शिक्षा का ढर्रा हो नहीं सकता पूरे देश में। हम बात करते हैं केरला, तमिलनाडु की, जहां पर लिटरेसी रेट 100% है, और खास तौर से सरकारी स्कूलों में बच्चे टॉप करते हैं, 90% लाते हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूलों के बच्चे नकल करके, बिल्कुल यही वजह है अभिषेक जी की काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षा पर कितना ज्यादा फोकस रहता है, जो एक तरह से जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर यहाँ पर कितना खर्च होता है। और आज का ये बजट काफी महत्वपूर्ण, सभी की निगाहें इस पर कि क्या कुछ खास, क्या कुछ अहम और क्या कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से जनता को यहाँ पर मिलता है। मोहित जी, अभिषेक जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।